दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सलमान रश्दी की एक फेमस स्टोरी जिसका नाम है द प्री रेडियो। बहुत ही फेमस स्टोरी है, काफ़ी सारे सिलेबस में आपको मिल जाएगी। अब ये स्टोरी 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी तब की कहानी है और इस कहानी को ईस्ट वेस्ट नाम की कलेक्शन में पब्लिश करवाया गया था। मैं इसको टेक्स्ट से समझाऊंगा, मतलब आपको टेक्स्ट की समरी मिलेगी डायरेक्टली। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों ये जो कहानी है द प्री रेडियो, इसकी मैं आपको समरी नहीं बताऊंगा बल्कि डायरेक्टली टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, सलमान रश्दी ने इस कहानी को लिखा था। मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा है, बेचारा इतना सीधा है जैसे कोई गधे का बच्चा। वो एक विधवा के चक्कर में पड़ गया। वो लेडी जिसका हस्बैंड एक चोर था, उसके चक्कर में पड़ गया। अब दिक्कत ये थी कि उस लड़के का बाप तो मर चुका है, तो उसे समझाए कौन। अब उसका बाप जाने से पहले जाता जाता उसके लिए विरासत में सिर्फ अपना एक रिक्शा छोड़ के चला गया जिससे वो चलाता था। बाप होता तो टाइम पर शादी भी करवा देता, लेकिन अभी तो इसके चेहरे पे ढंग से बाल भी नहीं आए और ये इस औरत के चक्कर में पड़ गया। इस लड़के का नाम है रमानी और इस कहानी को एक बूढ़ा आदमी सुना रहा है जो शायद रमानी को जानता है, रमानी के फादर को जानता था। एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है, एक टीचर था कभी, और बैठकर हुक्का पीता है। सबको आते जाते देखता है, आसपास कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो उसकी नज़रों से बच जाए। तो वो विधवा देखने में बहुत खूबसूरत थी, एक अट्रैक्टिव वुमन थी, नो डाउट, उस पर कोई शक नहीं है। लेकिन विधवा का दिमाग बहुत सड़ा हुआ था, उसकी सोच सड़ी हुई थी। तो रमानी से कम से कम भी नहीं तो 10 साल बड़ी होगी। उसके 5 बच्चे थे जिनमें से 2 मर चुके थे। उस चोर ने मरने से पहले अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया, चोरी सिवाय चोरी करने के और बच्चे पैदा करने के। इन 2 कामों के अलावा उसने कुछ नहीं किया। हालांकि रिक्शे वाला भी कोई इतना खास कमाता नहीं है, लेकिन इज्जत से जी तो सकता है। पहली बार रमानी की मुलाकात हुई थी उस विधवा औरत, उस विडो से, बनिए की दुकान पर, जब वो अपनी खाली रिक्शा लेकर आ रहा था गाता हुआ। गाने का बहुत शौक था इस लड़के को। तो वो औरत अपनी 5 बच्चियों को लेकर या 5 बच्चों को लेकर चढ़ गई उसकी रिक्शा में। मुझे लगा कि ये बोझ अब उसे ज़िंदगी भर उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद वो लेडी और रमानी शहर के अलग अलग हिस्सों में बड़ी बेशर्मी से मिलते थे। अच्छा हुआ जो रमानी की माँ आज जिंदा नहीं है ये सब देखने के लिए। अगर जिंदा होती तो शर्म के मारे उसका सिर झुक जाता। अक्सर शाम के वक्त दोनों गली में मिलते थे, ये सोचते थे कि इनको कोई देख नहीं रहा। लेकिन मुझे उस लड़के के लिए बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके माँ बाप को मैं अच्छे से जानता था और उसको भी मैंने बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माना। रमानी के कुछ दोस्त थे जो जुआ खेलते थे, शराब पीते थे और मतलब लफंडर थे एक तरह से। और देश में इस वक्त जो माहौल चल रहा था, आंदोलन चल रहा था और इमरजेंसी चल रही थी, खास तौर पर आपातकाल चल रहा था देश में, जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, उसके साथ में जुड़े हुए थे। वो लड़के मारपीट भी करते थे और उन्होंने अपने हाथ पर पट्टियां बांधी हुई थी। रवानी के हाथ में वो पट्टी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बेवकूफ़ उन लड़कों के साथ में ही रहता था। वो लड़के हमेशा रमानी को चने के झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश करते थे कि तुम तो बच्चन और शशि कपूर जैसे लगते हो। उस वक्त के बड़े एक्टर्स थे अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, वैसे लगते हो, बम्बई जाओ, हीरो बनो, मोशन पिक्चर्स में काम करो। और वो भी बेवकूफ़ चने के झाड़ पर चढ़ जाता था और उनके लिए दारू और जुए के पैसों का बंदोबस्त कर देता था। वो लोग तो कमाते नहीं थे, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत कमाता था उनको दे देता था। वो विधवा, वो विडो, चोर की वाइफ, उसके इन्फ्लुएंस में ये सबसे ज़्यादा था उस टाइम पर। वो चाहती तो रमानी को सही रास्ते पर ला सकती थी। उसके पास ज़िंदगी का ज़्यादा तजुर्बा था, रमानी से 10 साल ज़्यादा का तजुर्बा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैंने एक दिन हिम्मत दिखाकर खुद उस विधवा से बात करने की कोशिश की, क्योंकि रमानी तो मेरी सुन नहीं रहा था। मैं बोला कि रमानी अभी बच्चा है, तुम या तो अपनी उम्र का कोई आदमी ढूंढ लो या फिर बनारस में एक विधवा आश्रम है वहाँ पर चली जाओ। मैंने बड़ा पोलाइटली बोला था इस बात को। मैंने कहा कि उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, उसके माँ बाप को भी जानता था। तो उसने मुझसे बड़ा बदतमीज़ी से बात की, ऊंची आवाज़ में बोली कि बुढ़े, तुम में कितना जहर है, कितना जहर भरा हुआ है, जैसे कोबरा की तरह, अभी तक जिंदा क्यों हो? देखो मिस्टर रिटायर्ड टीचर,
उस लड़के ने मुझसे खुद शादी करने के लिए बोला था और मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं अब और बच्चे नहीं चाहती। तो ये कोबरा वाला जहर जो है कहीं और जाकर उगलो। तो उस बेइज्जती के बाद नरेटर हमको बोलता है कि मैं कुछ नहीं बोला, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जो भी हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया, मेरे पास और भी ज़रूरी काम है, मुझे पार्क बनवाना है, दुनिया भर के काम करना है। रमानी के पीछे थोड़े लगा रहूँगा, रमानी जाने उसका काम जाने। मैं तो बरगद के नीचे बैठ गया और अपनी आंखें और कान बंद कर लिए और हुक्का खींचने लगा। लेकिन मुझे पता चला कि रमानी को दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ब्रांड न्यू फर्स्ट क्लास बैटरी वाला ट्रांजिस्टर रेडियो मिलने वाला है। एक ब्रांड न्यू रेडियो। कितनी अच्छी गवर्नमेंट है हमारी, जो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं उनको रेडियो बांट रही। जानता हूँ आप में से कई सारे लोगों को ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी सुनने में कि रमानी को रेडियो क्यों मिल रहा है। अब इस खबर के तुरंत बाद रमानी और उस विधवा की भी शादी हो गई। पहले जो विधवा और बच्चे नहीं चाहती थी उसने भी उससे शादी कर ली। मैं तो उस लड़के की शादी में नहीं गया, लेकिन मैं समझ चुका था कि रमानी को ये रेडियो क्यों मिल रहा है और उस विधवा ने शादी उससे क्यों कर ली। एक दिन मौका पाकर मैंने उससे पूछ लिया कि तुम उस ग्रुप के साथ में कहाँ गए थे बच्चे, मुझे बताओ, उन्होंने तुम्हारे साथ में क्या किया। दरअसल दोस्तों रीज़न ये था कि रमानी नसबंदी करवा के आया था, जिसका उसे एहसास नहीं था कि एक रेडियो के लिए उसने कितना बड़ा नुकसान कर लिया था इस जवान उम्र में, और बदले में उसे मिल रहा था फ्री रेडियो। उसे लग रहा था कि कुछ साल पहले एक टेलर लक्ष्मण ने ये ऑपरेशन करवाया था तो उसे रेडियो मिला था और पूरा गांव उस रेडियो में गाने सुन रहा था। वैसे ही इसे भी मिलेगा, लेकिन सरकार ने ये योजना कब की बंद कर दी थी उसे पता नहीं था। रमानी था तो बच्चा ही, 1 साल बेवकूफ़ों की तरह अपने खिलौने का रिक्शा चला चला कर इंतज़ार करता रहा। लोगों ने उसे उकसाया भी और वो पागलों की तरह इंतज़ार कर रहा। उसने अपनी सारी इच्छाओं और पछतावे को रेडियो में डाल दिया था, लेकिन कभी तो उसे सच का सामना करना पड़ेगा ना। और जब उसने ये समझ लिया, उसे सच का सामना हुआ कि उसका रेडियो कभी नहीं आएगा, तो उसने एक दिन मुझसे आकर कहा कि टीचर साहब मैं जा रहा हूँ बम्बई, वहाँ शशि कपूर और बच्चन से भी बड़ा स्टार बनूंगा। मैंने उससे पूछा कि अकेले जा रहे हो, तो वो बोला नहीं, मेरी बीवी और बच्चे भी मेरे साथ में जा रहे हैं। लेटर हमें बताता है कि वो लास्ट टाइम था जब हमने फेस टू फेस बात की थी, और कुछ महीनों बाद मुझे उसका एक खत मिला बम्बई से। शायद उसने नहीं लिखा था, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी उसे पढ़ाने की। वो पढ़ना लिखना तो बिल्कुल नहीं जाना था, किसी प्रोफेशनल राइटर से उसने लिखवाया था, जिसके लिए उसे बहुत पैसे देने पड़े होंगे। और खबर अच्छी थी कि उसने बम्बई में एक ऑडिशन दिया था जिसमें वो सेलेक्ट हो गया और किसी बड़े स्टूडियो से उसे पिक्चर मिल गई, और पाली हिल में उसने वो पिक्चर करके अपना एक नया घर खरीद लिया। वो विधवा अब भी उसके साथ में थी और उसके स्टारडम को एंजॉय कर रही थी। हालांकि वो थोड़ी मोटी हो गई थी, लेकिन दोनों खुश थे। नरेटर हमको बोलता है कि आज भी मैं जब उसके लेटर्स को पढ़ता हूँ कि कितने कॉन्फिडेंस से उसके लेटर्स भरे हुए थे, कहाँ वो रेडियो के लिए रो रहा था, और जब उसको पता चला कि उसका रेडियो नहीं आएगा तो उसको सच का सामना करना पड़ा था, और आज कितना बड़ा आदमी बन गया है, शायद एक शब्द की वजह से, दैट इज परसिस्टेंस, जिद। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।